एक हाईजैक हुआ प्लेन, 141 लोग और सिर्फ 3 मिनट का खेल, जहां एक तरफ मौत पड़ी थी और दूसरी तरफ ब्लैक कमांडो। हैरानी की बात यह है कि जब हमला हुआ हाईजैकर को इसकी भनक तक नहीं लगी और अगले ही पल सब कुछ खत्म हो चुका था। यह है भारत के सबसे खतरनाक ऑपरेशन की कहानी, ऑपरेशन अश्वमेघ। अप्रैल 1993 प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव एक फ्लाइट में बैठे हुए थे और उनके बगल में ब्रिगेडियर थापा बैठे थे। फ्लाइट में भी यात्री मौजूद हैं। फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया था और हाईजैकर कॉकपिट के दरवाजे के बाहर खड़ा है। अचानक फ्रंट डोर से कमांडो अंदर घुसे। हाईजैकर को इसकी भनक भी नहीं लगी। उस वक्त वो कॉकपिट के अंदर जाने के लिए दरवाजा खोलने जा रहा था, तभी पीछे से एक कमांडो ने आकर उसकी बाजू और गले को पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। उसी पल दूसरा कमांडो आगे आता है और हाईजैकर के माथे पर बंदूक तानकर मार देता है। यह देखकर प्रधानमंत्री हैरान रह गए। यह था ऑपरेशन अश्वमेघ। 24 अप्रैल 1993 का वो समय था जब भारत एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा था। अभी बम मुश्किल 6 हफ्ते हुए थे। 12 मार्च 1993 को मुंबई में सीरियल बम धमाके हुए थे। उन धमाकों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सुरक्षा एजेंसियां चाहे वो IB हो या रा, सब हाई अलर्ट पर थी। पंजाब में आतंकवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, लेकिन कश्मीर में हालत बिगड़ रहे थे। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोपहर का समय था। एक आदमी व्हील चेयर पर बैठकर एयरपोर्ट पहुंचता है। उसके एक पैर का प्लास्टर चढ़ा था। 2 लोग उसे वहां ड्रॉप करते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद एयरपोर्ट का स्टाफ उसे अटेंड करता है और प्लेन के अंदर तक छोड़ आता है। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC 427 उड़ान भरने के लिए तैयार थी। यह विमान एक बोइंग 737-200 था। इस फ्लाइट में कुल 141 लोग सवार थे। इनमें से 135 यात्री थे और 6 क्रू मेंबर्स। यात्रियों में बच्चे, बूढ़े और पर्यटक शामिल थे जो कश्मीर की वादियों में छुट्टियां मनाने जा रहे थे। उन्हें क्या पता था कि अगले कुछ घंटे उनकी जिंदगी के सबसे खतरनाक घंटे बनने वाले हैं। दोपहर के 1:57 पर फ्लाइट ने दिल्ली से श्रीनगर के लिए उड़ान भरी। सब कुछ सामान्य था। एयर होस्टेस खाना सर्व कर रही थी। लोग आपस में बातें कर रहे थे। करीब 45 मिनट तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन प्लेन के अंदर वो व्हील चेयर वाला शख्स सामान्य नहीं था। उसका नाम था मोहम्मद यूसुफ शाह। वो हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकवादी कमांडर था। 90 के दशक में एयरपोर्ट की सिक्योरिटी आज जैसी सख्त नहीं थी। मेटल डिटेक्टर तो थे, लेकिन विकलांगों या घायलों की चेकिंग में थोड़ी नरमी बरती जाती थी। इसी का फायदा उठाकर उसने उस प्लास्टर के अंदर 29 मिलीमीटर की पिस्तौल और एक हैंड ग्रेनेड छिपा रखा था। प्लेन में चढ़ते ही यूसुफ बड़ी चालाकी से एक चाल चलता है। वो एयर होस्टेस से रिक्वेस्ट करता है कि मेरे पैर में प्लास्टर है, मुझे टॉयलेट के पास वाली आगे की सीट दे दीजिए ताकि मुझे चलने में दिक्कत ना हो। एयर होस्टेस उसकी मजबूरी समझकर मान जाती है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसने यूसुफ को अनजाने में कॉकपिट के बिल्कुल नज़दीक बैठा दिया। फ्लाइट पंजाब के ऊपर से गुजर रही थी। मौका मिलते ही यूसुफ टॉयलेट में घुस जाता है। दरवाज़ा बंद करते ही वो अपने पैर पर लगा प्लास्टर निकालना शुरू करता है और उस प्लास्टर के अंदर से 2 पिस्तौल और एक हैंड ग्रेनेड बाहर निकालता है। फिर बाहर आकर उसने जोर से चिल्लाकर कहा, यह प्लेन हाईजैक हो चुका है। उसने खुद को सैयद सलाउद्दीन बताया। अपना रुतबा बढ़ाने के लिए उसने हिजबुल के चीफ का नाम इस्तेमाल किया। वो कॉकपिट की तरफ बढ़ा और पायलट BN रेड्डी के सिर पर बंदूक तान दी। उसकी डिमांड साफ थी, प्लेन को अफगानिस्तान के काबुल ले चलो। कैप्टन रेड्डी ने बहुत समझदारी से काम लिया। उन्होंने उसे समझाया कि यह एक डोमेस्टिक फ्लाइट है, इसमें इतना फ्यूल नहीं है कि हम काबुल तक जा सके। हमें रिफ्यूलिंग के लिए कहीं उतरना होगा। हाईजैकर ने नक्शा देखा। सबसे नज़दीकी और दोस्त मुल्क उसे पाकिस्तान लगा। उसने हुक्म दिया, लाहौर चलो। जैसे ही प्लेन ने लाहौर की तरफ रुख किया, एक बहुत ही दिलचस्प डिप्लोमेटिक गेम शुरू हुआ। पायलट ने लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और लैंडिंग की इजाज़त मांगी, लेकिन पाकिस्तान ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम इस प्लेन को अपनी ज़मीन पर उतरने नहीं देंगे। पाकिस्तान ने रनवे पार्क पर उसे ब्लॉक कर दिया। असल में 1993 में पाकिस्तान पर अमेरिका का बहुत भारी दबाव था। अमेरिका पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित करने की कगार पर था। नवाज शरीफ की सरकार यह जोखिम नहीं उठाना चाहती थी कि एक हाईजैकर प्लेन उसकी ज़मीन पर आए और दुनिया को लगे कि पाकिस्तान आतंकवादियों की मदद कर रहा है। यह भारत के लिए पहली रणनीति जीत थी, भले ही वो अनजाने में हुई हो, क्योंकि प्लेन को अब वापस भारत आना ही था। फ्यूल खत्म हो रहा था। कैप्टन रेड्डी ने हाईजैकर्स को बताया कि अब हमारे पास सिर्फ एक विकल्प है, अमृतसर का शासी एयरपोर्ट में लैंड करना है। हाईजैकर्स के पास कोई चारा नहीं था। वो मान गया।
उसने सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि अमृतसर पंजाब पुलिस के केपीएस गिल का इलाका था। दोपहर के समय 3:20 पर फ्लाइट IC 427 अमृतसर के राजी शासी एयरपोर्ट पर लैंड हुई। दिल्ली में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की इमरजेंसी बैठक शुरू हुई। उस समय प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। दिल्ली से अमृतसर को साफ निर्देश मिल गया, यह प्लेन अब यहाँ से उड़ना नहीं चाहिए, इसे किसी भी कीमत पर रोका जाए। शुरुआत में स्थानीय पुलिस और कलेक्टर ने हाईजैकर से बात की। उसकी रणनीति थी कि बातों में उलझाओ और समय बर्बाद करो। वो बार बार एक ही बात को घुमा फिरा कर कहते रहे थे। हाईजैकर्स ने कहा, मुझे फ्यूल चाहिए। नेगोशिएटर ने कहा, हाँ फ्यूल आ रहा है, लेकिन ड्राइवर नहीं मिल रहा है। फिर कहा, ड्राइवर आ गया है पर चाबी नहीं मिल रहा है। इन बहानों से हाईजैकर्स का गुस्सा बढ़ने लगा। अपनी गंभीरता दिखाने के लिए उसने शाम को एक फायर भी किया। गोली प्लेन की बॉडी को चीरती हुई बाहर निकली। इससे कन्फर्म हुआ कि उसके पास असली हथियार है और वह उसे चलाने से हिचकिचाएगा नहीं। शाम के करीब 6 बजे के करीब सीन में एंट्री होती है पंजाब पुलिस के DGP KPL गिल की। गिल साहब का कद लंबा और रुतबा ऐसा था कि उनके आने से ही माहौल बदल गया। उन्होंने आते समय ही कमान संभाल ली। गिल की थ्योरी अलग थी। वो हाईजैकर से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे थे, वह उसी पर हावी हो रहे थे। जब हाईजैकर्स ने रेडियो पर चिल्लाया तो गिल ने उसे डांट दिया। उन्होंने यह एहसास दिलाया कि यह एयरपोर्ट पर हुक्म नहीं उसका बल्कि गिल का चलता है। गिल उसे थका रहे थे। वो चाहते थे कि हाईजैकर्स इतना थक जाए और चिढ़ जाए कि उसकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाए। गिल ने जब हाईजैकर से बात की और पूछा, तुम्हारी मांग क्या है, तो सामने से जवाब आया, मेरी अभी कोई मांग नहीं है, बस फ्लाइट में फ्यूल भरवा दीजिए, मुझे काबुल जाना है। काबुल पहुंचकर मैं अपनी असली मांग बताऊंगा। इसी बीच दिल्ली से भारत का सबसे घातक हथियार अमृतसर का रवाना हो चुका था। NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इन्होंने हम ब्लैक कैट्स भी कहते हैं। NSG के अंदर एक खास यूनिट होती है 52 NSG यानी स्पेशल एक्शन ग्रुप। यह यूनिट सिर्फ हाईजैकिंग लैंडिंग जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनी है। इस ग्रुप के कमांडोज को हवाई जहाज के चप्पे चप्पे की जानकारी होती है। NSG की टीम, जिसका नेतृत्व ब्रिगेडियर CP थापा कर रहे थे, एक विशेष विमान से आदमपुर और फिर वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए अमृतसर पहुंचे। शाम के समय 5 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचते ही ब्रिगेडियर थापा और KPS गिल ने मिलकर प्लान बनाया। ब्रिगेडियर थापा ने देखा कि पंजाब पुलिस की गाड़ियां ने प्लेन को चारों तरफ से घेर रखा था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले KPS गिल से कहा कि इन गाड़ियों को वहां से हटाया जाए, क्योंकि अगर हाईजैकर से घबरा जाता है तो कोई बड़ा नुकसान हो सकता था। उन्होंने तय किया कि वह ऑपरेशन रात को किया जाए और एक साथ कई दरवाजे से प्लेन में घुसेंगे ताकि हाईजैकर्स को संभालने का मौका न मिले। पर प्रॉब्लम से यह थी कि NSG को अंदर कितने हाईजैकर्स हैं इसकी सही जानकारी नहीं थी। किसी को ठीक ठाक अंदाजा नहीं था। स्नाइपर से दिखने पर सिर्फ 2 आदमी दिखाई दे रहे थे, एक कॉकपिट और मैं दूसरा प्लेन के टेल एरिया में लगातार इधर उधर आ जा रहे थे। तो NSG ने अनुमान लगाया कि सिर्फ 2 हाईजैकर्स हैं। शाम के 7 बज चुके थे। तब हाईजैकर्स ने कहा कि मुझे पता है तुम जानबूझकर समय खींच रहे हो ताकि दिल्ली से कमांडो जा सके, लेकिन KPL गिल ने उसे अपनी बातों में उलझाए रखा। वे लगातार कोई न कोई बहाना बनाकर समय खींचते रहे। इससे बीच NSG के कमांडोज प्लेन के नीचे जाकर अपनी पोजीशन ले चुके थे। रात करीब 10 बजे KPS गिल ने हाईजैकर से रिक्वेस्ट किया कि यात्री काफ़ी देर से भूखे प्यासे हैं, कम से कम उन्हें पानी दिया जाए। इस पर हाईजैकर्स ने कहा, मरने दो इन्हें, कश्मीर में तो हज़ारों लोग मर रहे हैं, उसकी तो तुम्हें कोई चिंता नहीं है। समय बीतता गया। रात के 12 बजे ब्रिगेडियर थापा को प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव पर फोन आया। प्रधानमंत्री ने पूछा, कर्नल साहब, क्या आप पूरी तरह से सुनिश्चित हैं कि दरवाजा खोलकर प्लेन के अंदर जा सकें? ब्रिगेडियर थापा ने जवाब दिया, जी सर, प्लेन में 7 एंट्री पॉइंट हैं। अगर हम 5 से अंदर घुस गए तो हाईजैकर्स को मार गिराएंगे। प्रधानमंत्री फिर पूछा, क्या आप यह गारंटी दे सकते हैं कि कोई भी यात्री मारा नहीं जाएगा? थापा ने कहा, इसकी पूरी गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि कोई जान न जाए। हाईजैकर्स के पास पिस्तौल और ग्रेनेड है, अगर उसने ग्रेनेड फेंक दिया तो सब खत्म हो सकता है। प्रधानमंत्री कहा, ठीक है, और फोन रख दिया। इसके बाद करीब 12:30 पर KPS गिल ने थापा से बताया कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने NSG को ऑपरेशन मंजूरी दे दी है। यह सुनते ही थापा बेहद खुश हो गए, क्योंकि अब एक्शन का समय आ चुका था। अभी एक NSG को यह जानकारी थी कि अंदर सिर्फ 2 हाईजैकर्स हैं, लेकिन तभी स्नाइपर से एक और अपडेट मिला कि आगे वाला हाईजैकर्स पिस्तौल लिए हुए है, जबकि पीछे वाले के पास कोई हथियार नहीं है। सिर्फ लगातार इधर उधर घूम रहा है। रात के करीब 1 बजे KPS गिल ने अपना आखिरी दांव खेला। उन्होंने रेडियो पर हाईजैकर से कहा, देखो फ्यूल टैंकर आ रहा है, तुम खिड़की से देख सकते हो। यह बहुत एक बड़ा
डिस्ट्रैक्शन था। जैसे ही हाईजैकर्स ने फ्यूल टैंकर देखने को लिए कॉकपिट की खिड़की से बाहर झांका, उसका पूरा ध्यान बाहर की तरफ चला गया। उसने केबिन और यात्रियों की तरफ पीट कर, यही वही पल था जिसका कमांडो इंतजार कर रहे थे। कमांडो ने धीरे धीरे प्लेन को घेर लिया था और विंग्स के ऊपर चढ़ गए थे। उन्होंने सीढ़ियां लगा ली थी। अचानक एक साथ प्लेन के अंदर सभी दरवाजे खुले। कमांडोज के विंग्स ऊपर वाले एग्जिट से अंदर घुसे। इस सब सीधे यात्रियों के बीच पहुंच गए। उन्हें सिर्फ एक सुरक्षा घेरा दे दिया। पीछे की तरफ जब कमांडोज पहुंचे तो वो आदमी इधर उधर घूम रहा था। वह तुरंत अपना सीट पर बैठ गया। उसके पास कोई हथियार नहीं था। दरअसल वह एक कश्मीरी यात्री था जिसे हाईजैकर्स ने डरा धमका कर इधर उधर चलने को कहा था। वहीं बाहर स्नाइपर लगातार हाईजैकर्स की मूवमेंट का अपडेट कमांडोज को दे रहे थे। स्नाइपर्स ने जैसे ही देखा कि हाईजैकर्स कॉकपिट की ओर जा रहा है तो उसका पीठ दरवाजे की तरफ है। तुरंत यह बात कमांडोज को बताया गया। उसी वक्त फ्रंट डोर से भी कमांडोज अंदर घुसे। हाईजैकर्स को इसकी भनक भी नहीं लगी। उस वक्त वह कॉकपिट के अंदर जाने के लिए दरवाजा खोलने जा रहा था। तभी पीछे से कमांडोज ने आकर उसकी बाजू और गले को पकड़कर उसे जकड़ लिया और घुमा दिया। उसी पर दूसरा कमांडोज आगे आया और बेहद करीब से अपनी साइलेंस पिस्तौल से उसके सिर में गोली मार दी। हाईजैकर्स वहीं ढेर हो गया। उसने अपना ग्रेनेड इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे पिन खींचने का वक्त ही नहीं मिला। टारगेट न्यूट्रलाइज रेडियो पर मैसेज गया। पूरा ऑपरेशन दरवाजा खुलने से लेकर हाईजैकर्स को मार जाने तक सिर्फ 3 मिनट के अंदर सब कुछ खत्म हो गया था। सभी यात्री 141 सुरक्षित बाहर आ गए थे। किसी भी कमांडोज को खरोच तक नहीं आई। ऑपरेशन पूरा होने से बाद प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने ब्रिगेडियर थापा को फोन किया और कहा, मैंने तो कुछ देर पहले ही ऑपरेशन की मंजूरी दी थी, फिर यह इतनी जल्दी कैसे हो गया। इस पर थापा साहब बस मुस्कुराए और बोले, सर यही है ब्लैक कट्स का कमाल। लेकिन प्रधानमंत्री को यकीन नहीं हो पा रहा था कि उन्हें लगा कि शायद ऑपरेशन उसकी मंजूरी से पहले ही कर दिया गया होगा। तब ब्रिगेडियर थापा ने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट किया कि वह एक मॉक ड्रिल देकर खुद समझ ले कि ऑपरेशन कैसे हुआ था। प्रधानमंत्री इसके लिए मान गए। पाला में एक मॉक ड्रिल रखी गई थी और इसके लिए रात के ही समय चुना गया था। प्रधानमंत्री खुद फ्लाइट के अंदर बैठे थे और उनके बगल में ब्रिगेडियर थापा बैठे थे। हालात बिल्कुल वैसे ही बनाए गए थे जैसे हाईजैकर्स के समय थे। यह वही सीन है जो हमें शुरुआत में ही दिखा था। प्रधानमंत्री के पास बैठे थापा ने उनसे कहा कि आप खिड़की के बाहर देखिए, अगर आपको मेरा एक भी कमांडो दिखाई दे गया तो मैं हार गया। इसके बाद थापा ने जैसे ही स्टैंड बाय को वो कहा, कुछ ही मिनटों में कमांडोज फ्लाइट के अंदर पहुंच गए और प्रधानमंत्री को इसकी जरा सा भी भनक नहीं लगी। अगले ही पल कमांडोज ने उस डमी हाईजैकर्स को पकड़ लिया और उसके माथे में बंदूक तान दी। यह सब पल झपकते ही हो गया। यह देखकर प्रधानमंत्री हैरान रह गए और बहुत खुश भी हुए और उन्हें अपने कमांडोज पर महसूस गर्व हुआ। 1993 में पीएम नरसिम्हा राव की यह सरकार ने रणनीतिक रिस्क लेने की हिम्मत दिखाई। उन्होंने यह नहीं सोचा कि अगर ऑपरेशन फेल हुआ तो मीडिया क्या कहेगा। उन्होंने सिर्फ यह सोचा कि देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है। यह चीज़ हमें 1999 में IC-814 जैसे हाईजैक में देखने को नहीं मिला था। आज सब लोग IC-814 की नाकामी को याद करते हैं, लेकिन ऑपरेशन अश्वमेघ को कोई याद नहीं करता, जबकि यह ऑपरेशन इतना सटीक और तेज था। अगर आपको ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही अनुभवी ऑपरेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। जय हिंद।